आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल अलायंस में। आज हम लेकर के आए हैं यूपीपीएससी से जो आयोजित किया जा रहा है आरओ का जो पेपर 11 फरवरी को जो होने वाला है, उसी से संबंधित प्रश्न जो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित है, जिसमें हम लोग देखेंगे संविधान, राजनीति प्रणाली एवं लोकनीति से प्रश्नों का एक श्रृंखला होगा जो आरओ से संबंधित होगा। जो आरओ में जितने भी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे वो इसी सीरीज से लगभग 75% मिलने की संभावना है। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ए है ऑस्टिन, बी है CR एटली, विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑस्टिन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह वक्तव्य जो है पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रेनविल ऑस्टिन का है। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? ए है भारत सरकार अधिनियम 1919, बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, पहला जो है 1909 है, दूसरा 1919 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो ये जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें क्या किया गया कि संघीय शासन की व्यवस्था अपनाई गई है भारतीय शासन अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी है श्री अय्यर और डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद। देखिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो थी वो अस्थायी अध्यक्ष थी, जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? देखिए, यहाँ पर संवैधानिक सलाहकार ए है डॉक्टर BR अम्बेडकर, KM मुंशी, BN राव, TT कृष्णमाचारी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, BN राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे वो BN राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। कब किया गया था? 15 अगस्त 1947, 23 जून 1948, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। इसका उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ऑप्शन सी इसका राइट प्रश्न होगा, सही उत्तर होगा। देखिए, संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। कौन सा अधिवेशन था? 11वें अधिवेशन में ये सब अपनाया गया था। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? देखिए, ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है डॉक्टर BR अम्बेडकर और डी है पुरुषोत्तम दास तंडन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया किससे? अमेरिका से, अमेरिका संविधान से, ब्रिटेन संविधान से, रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, या फिर फ्रांस के संविधान से। इसका उत्तर हो जाएगा रूस, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से क्या मौलिक कर्तव्य लिया गया था। ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई? फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा
रूस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया था। देखिए भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियाँ, उपराष्ट्रपति का पद और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। ये सब सारी चीज़ें क्या क्या लिया गया था, तो मूल अधिकारों की अवधारणा, सर्वोच्च न्यायालय का गठन और शक्तियाँ और उपराष्ट्रपति का पद, ये सब कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। ये रिपीट प्रश्न है, ब्रिटेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से। इसका नेक्स्ट उत्तर क्या हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से। अगला है, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे, तो 395 ही अनुच्छेद शुरू में भी थे। नेक्स्ट है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है, भाग 1 है, भाग 3 है, भाग 2 है, भाग 4। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाग 2 में है। नागरिकता कहाँ से, भाग 2 में, यानी कि कहाँ से तक है, अनुच्छेद 5 से, आर्टिकल 5 से 11 तक क्या है, नागरिकता है। नेक्स्ट है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 119, अनुच्छेद 121 और अनुच्छेद 123। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 117। देखिए भारतीय जो संविधान है, इस संविधान के अनुच्छेद 117 के अनुसार 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया, विधि द्वारा अधिनियम, और अनुच्छेद 121 में जो है वो है उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय से किसी न्यायाधीश के कर्तव्य निर्वहन के संबंध में चर्चा पर निर्बंध। और अनुच्छेद 23 क्या है, ये हो जाएगा संसद में विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, इसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है। यह है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर विशेष सूची। तो इसका उत्तर हो जाएगा समवर्ती सूची में। देखिए समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या जो 20 है वो आर्थिक और सामाजिक योजना का उल्लेख करती है। इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 17वें संशोधन द्वारा, 24वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा या फिर 44वें संशोधन द्वारा। इसका उत्तर हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा। 42वें संशोधन द्वारा। देखिए पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही अंततोगत्वा भारतीय संविधान की उद्देशिका बनी थी। इसकी स्वीकृति इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती। यद्यपि केशवानंद भारतीय मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान में अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है तथा 42वें संविधान संशोधन 1976 कब हुआ था, 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द क्या किए गए थे, जोड़े गए थे। नेक्स्ट है, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था, अभी इसके पहले बताया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा देखिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उद्देशिका। देखिए भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। किसने कहा, के.एम. मुंशी ने इसे क्या कहा, राजनीतिक जन्मपत्री। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। कैसे, मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों सिद्धांतों के अध्याय में, या फिर मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में क्या किया गया, उद्देशिका की रूपरेखा की गई है, जिसकी व्याख्या की गई है। नेक्स्ट है, भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है, ये है जनता, संविधान, संसद या राष्ट्रपति। इसका उत्तर हो जाएगा जनता। देखिए, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है, क्योंकि भारत का संविधान आरंभ होता है हम भारत के लोक से। साथ ही भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में राज्य सत्ता जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है, जो जनता के स्वामी न होकर सेवक हैं। नेक्स्ट है, गणतंत्री अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है। एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, बी है सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में सन्निहित हो, सी है सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो, या फिर डी है एक ऐसे सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। ये क्या है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी जो गणतंत्री की अवधारणा है ये भी और ये भी पूरा करता है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर, बत्तख, तोता या कबूतर। तो इसको सब लोग जानते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो इसका नाम है मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर का इसका वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टेमस, इसका वैज्ञानिक नाम कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ था। किस राज्य का गठन कब हुआ था, 1948 में था। पश्चिम बंगाल का, असम का, पंजाब का, हिमाचल प्रदेश का। तो देखिए उसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर सेंस को स्टेट, अगर इस इकाई को स्टेट अगर समझा जाए तो हिमाचल प्रदेश ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है। ए है नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। बी है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम और मेघालय, और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। क्यों, देखिए नागालैंड का जो गठन हुआ था 1963 में, मेघालय गठन 1972 में, और 1975 में क्या हुआ था, सिक्किम का गठन हुआ था, और 1987 में जो गठन हुआ था वो हुआ था अरुणाचल प्रदेश का। इसके हिसाब से ऑप्शन ए क्रम से ए सही है। नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया, 1947 में, 1951 में, 1956 में, 1966 में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1956 में। देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया, और भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन किया गया, कब, 1953। नेक्स्ट है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। राज्यों का पुनर्गठन कब, किस वर्ष किया, 1947, 1951, 1956, 1966। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1956। रिपीट प्रश्न है। नेक्स्ट, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया, आंध्र प्रदेश। रिपीट प्रश्न। नेक्स्ट है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। कितनी सीट आरक्षित है, 20, 25, 30 या कोई सीट आरक्षित नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 20। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 सीटें आरक्षित किया गया है। नेक्स्ट है, कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य हैं, कौन कौन से हैं। देखिए, कावेरी नदी जो बहती है वो है दक्षिण साइड में ऐसे। तो कावेरी नदी जो जल विवाद है वो किस राज्य से संबंधित। ए है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश। बी है कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल। सी है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। और डी है कर्नाटक, तमिलनाडु,
पांडिचेरी और केरल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, पांडिचेरी और केरल है। नेक्स्ट, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकीय शक्ति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त है? संसद को, लोकसभा को, राजनीतिक दलों को या केंद्र सरकार? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद को ये प्राप्त है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 2 जो आर्टिकल 2 है के तहत भारत नए राज्य के प्रवेश या स्थापना तथा अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की शक्ति किसमें निहित कर दी गई है? संसद में। नेक्स्ट, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 19 और या फिर अनुच्छेद 32? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को। तो अनुच्छेद 32 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 में क्या गया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। उनका कथन है कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। ये संविधान की आत्मा है। यहाँ तक तथ्य उल्लेखित है कि सामान्यतः संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा माना गया है, जो इसके पहले हम लोग प्रश्नों में देखें। लेकिन अगर पूछा जाए कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा, तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को ही इन्होंने आत्मा कहा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया। यह संविधान 40वां संशोधन अधिनियम, बी है 42वां संशोधन अधिनियम, सी है 44वां संशोधन अधिनियम और डी है 46वां संशोधन अधिनियम। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 44वां संशोधन अधिनियम। देखिए संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 में हुआ था। 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 को में विधिक या फिर विधि अधिकार या फिर कानूनी अधिकार के रूप में स्थान दिया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। छुआछूत से संबंधित अस्पृश्यता वाला कौन अनुच्छेद है? 18, 17, 16 या फिर 15? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात 17 अनुच्छेद क्या है? छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तभी प्रश्न पूछा गया था। ये अनुच्छेद डी अर्थात 17 हो जाएगा, अनुच्छेद 17 हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का संविधान अस्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु आज़ादी अंतर्निहित है किसमें? अनुच्छेद 19A में, अनुच्छेद 19(1)(ब) में, अनुच्छेद 19(1)(स) में, अनुच्छेद 19(1)(द) में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, अनुच्छेद 19(1)(अ) में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता सन्निहित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 22? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 19 अर्थात ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? यह है विदेश यात्रा का अधिकार, सरल पाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार या सूचना प्राप्त करने का अधिकार? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट है, विदेश यात्रा करने का अधिकार इसका सही उत्तर हो जाता है। देखिए
जो इन चारों में से किसी भी अधिकार का उल्लेख अलग से अथवा अस्पष्टता मूल अधिकारों में से नहीं हुआ है, किंतु उच्चतम न्यायालय ने अपने सृजनात्मक निर्वाचन द्वारा इन चारों अधिकारों को मूल अधिकारों के अंतर्निहित माना है। विशेषकर अनुच्छेद 21 के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार के अंतर्गत इन चारों अधिकारों को भी क्या किया गया है, विभिन्न निर्णयों के द्वारा शामिल किया गया है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अधिनिर्धारित किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) भारत के राज्य क्षेत्र से सर्वत्र आबाद संरक्षण का अधिकार को अनुच्छेद 21 को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के मिलाकर पढ़ने पर विदेशी यात्रा का अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? ए है अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 14 तथा 15 और सी है अनुच्छेद 14, 15, 16 और डी है अनुच्छेद 14 या और 14 तथा 16। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 14 और 16। देखिए भारतीय संविधान में यद्यपि अनुच्छेद 39 घ के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन नीति निदेशक तत्वों में शामिल है, परंतु यह मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघ मामले 1982 में निर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना में शामिल समाजवाद शब्द और अनुच्छेद 39 घ के आलोक में अनुच्छेद 14 एवं 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? ए है अनुच्छेद 19, बी है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और डी है अनुच्छेद 22। इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 20। इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 20 के क्लॉज 2 के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। 19 क्या है कि वाक के स्वतंत्र संबंधी अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 21 में क्या प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का। 22 में क्या गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के संबंध में दिया गया है प्रावधान। नेक्स्ट है बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया। कब किया? 1971 में, 1976 में, 1979 में या फिर 1981 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1976 में। देखिए बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने वर्ष 1976 में पारित किया, जिसका उद्देश्य अनुच्छेद 23 के परिप्रेक्ष्य में केवल बंधुआ श्रमिकों को मुक्त करना ही नहीं अपितु उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी करना है। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार। यह एक मूल अधिकार है, एक विधिक अधिकार है। सी है ए तथा बी दोनों और डी है न तो ए और न बी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम जो ये 2005 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वह सार्वजनिक संस्थाओं से आवश्यक सूचना मांग सके और न मिलने पर अपील कर सके। उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) क भाषण में व्यक्त के अधिकार के अंतर्गत मूल अधिकार माना है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 5 के द्वारा स्वीकृत है। ए है अनुच्छेद 13 से 17, अनुच्छेद बी है अनुच्छेद 14 से 18 और सी है अनुच्छेद 15 से 19 और डी है अनुच्छेद 16 से 20। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा।
देखिए भारतीय संविधान द्वारा समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। धर्म पालन करने का अधिकार 25 से 28 तथा स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख नहीं है? नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्या है? उल्लेख नहीं है। यह है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये बिल्कुल है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये भी है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये नहीं है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ये है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये नहीं है। देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 में जो है वो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान निर्माताओं का लक्ष्य इन सिद्धांतों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इन सिद्धांतों का उद्देश्य धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है। नेक्स्ट है, समान कार्य के लिए समान वेतन के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग, या फिर मौलिक कर्तव्य, या फिर आर्थिक सलाहकार। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। देखिए समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है, जो 39 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में जो है वो बाद में जोड़ा गया है? कौन बाद में जोड़ा गया है? ग्राम पंचायतों का गठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानून सलाह, या समान नागरिक संहिता। जिसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुफ्त कानूनी सलाह। देखिए मुफ्त कानूनी सलाह राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जो 42वां हुआ था, ये कब हुआ था? 1976 में, के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 39 में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। कौन सा संवैधानिक संशोधन है जो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो 42वां है, 44वां है, 46वां है, या फिर 48वां है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? यह है उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। उन्हें, ये बिल्कुल सही है। देखिए ये नहीं है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ये उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा भी है, स्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका प्रयोग भी हो जाएगा। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है। देखिए भी हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं, ये है दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली पुदुचेरी, दिल्ली तथा दमन एवं दीव, चंडीगढ़ एवं पुदुचेरी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली तथा पुदुचेरी। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? ए है भारत का राष्ट्रपति, बी है भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राजनीतिक प्रमुख, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद सहित। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का जो राष्ट्रपति है वो क्या है? गणतंत्र का क्या है? प्रमुख कहलाता है। देखिए भारत क्या है? एक गणराज्य है, जिसका तात्पर्य क्या होता है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत, क्योंकि और अगर वंशानुगत होता तो राजतंत्र हो जाएगा। अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है,
भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? यह है अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 75। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति पदच्युत को विवेचित करता है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि संघ जो है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। बी है संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। देखिए इस यहाँ पे जो पहला कथन है ये सही है, संवैधानिक रूप से अगर देखा जाए तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल ए सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 वर्ष होनी चाहिए। देखिए संविधान का अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। वह व्यक्ति संसद सदस्य लोकसभा या राज्यसभा होना अनिवार्य है अथवा 6 माह के भीतर उसे संसद का सदस्य होना होगा। इस हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है, क्योंकि लोकसभा में 25 होता है और राज्यसभा में 30 होता है। तो लोकसभा या राज्यसभा से दोनों से बन सकते हैं, तो 25 न्यूनतम में इसका योग्यता निर्धारित हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, बिल्कुल नहीं, अध्यक्ष योजना इसके भी नहीं, वित्त मंत्री द्वारा। देखिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 जो 148 है उसका 1 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है तथा राज्य सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंप देता है। नेक्स्ट है भारत के सीएजी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। सीएजी कार्य करते हैं कैसे? ये है नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षण के रूप में, बी है लोक वित्त संरक्षक के रूप में, सी है राज्य के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में, या फिर डी है उपरोक्त सभी के संरक्षक के रूप में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोक वित्त के संरक्षक के रूप में इसका कार्य है। कौन सा किसका कार्य है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का काम है। नेक्स्ट है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? राष्ट्रपति की, न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय की, संसद की, राष्ट्रीय विकास परिषद की। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद की। देखिए संविधान के अनुच्छेद 151 का 1 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाया जाता है। अतः नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? तो संसद की है। अगला है निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, महान्यायाधिकर्ता, महान्यायवादी या फिर महाधिवक्ता? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महान्यायवादी। देखिए संविधान के अनुच्छेद जो 76 है आर्टिकल 8 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति जो है अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? तो बी है आंग्ल भारतीय समुदाय को। अब इस प्रावधान को क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट है लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है 540, 545, 550 या 555। तो इसका उत्तर हो जाएगा 552।
इसका उत्तर क्या हो जाएगा 552। यहाँ पे 550 दिया है, आंग्ल भारतीय को अगर हटा दिया जाए तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 552 वर्तमान में अधिकतम संख्या निर्धारित है किसमें, लोकसभा में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मालवंकर, हुकुम सिंह, बीडी जत्ती, वीवी गिरी। इसका उत्तर हो जाएगा मालवंकर। देखिए पहली लोकसभा के गठन के पश्चात इसकी बैठक, जो प्रथम बैठक है वो 13 मई 1952 को हुई थी, और 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मालवंकर यानी कि जीवी मालवंकर बोला जाता है, इनको लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने तथा वे अपनी मृत्यु यानी कि 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर बने रहे। पहली लोकसभा के विशेष कार्यकाल में एम अनंत शयनम आयंगर लोकसभा के जो सभाध्यक्ष बने रहे थे। नेक्स्ट है, यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या होगी, तो कितनी होगी? 21 है, 14, 7 या 6। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका कोई निर्धारित नहीं है, उस राज्य की जो अनुसूचित जनजाति की संख्या का अनुपात के निकालने के बाद से ये निर्धारित की जाती है। तो इसमें इसका देखा जाए तो ऐसा कोई है नहीं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में 10 सदस्य को, बिल्कुल नहीं। राज्यसभा में 2 सदस्य को, बिल्कुल नहीं। राज्यसभा में 15 सदस्य को, बिल्कुल नहीं। राज्यसभा में 12 सदस्य को, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 80, अनुच्छेद जो 80 है इसके अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के विशेष क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होता है, तो उन्हीं को ये नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? लोकसभा, राज्य विधानसभा, राज्यसभा या पूर्व? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो गैर होता है, क्योंकि ये इसका जो सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु, इसका उत्तर हो जाएगा, अब इसके पहले बताए भी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 30 वर्ष है। देखिए भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनी है। निचले सदन को लोकसभा तथा उच्चतम सदन को राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा का अध्यक्ष यह है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, संसद द्वारा चयनित होता है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है या फिर राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। जो सभापति बनेगा वो उपराष्ट्रपति ही होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया। यह है कर के संबंधी उपबंध, उधार लेने के संबंधित उपबंध, और सी है संचित निधि तथा आकस्मिक निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध, और डी है जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद जो 110 है में जो है धन विधेयक की परिभाषा के तहत कर से संबंधित उपबंध, उधार लेने से संबंधित उपबंध तथा संचित निधि एवं आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध को शामिल है, परंतु जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध इसमें सम्मिलित नहीं है। कहा क्या रहा है कि कौन नहीं किया गया है, तो ये नहीं है, बाकी ये सब है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में धन विधेयक। राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंतर्गत इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? 12 दिन, 14 दिन के अंदर, 16 दिन के अंदर या फिर 18 दिन के अंदर? इसका उत्तर हो जाएगा 14 दिन के अंतर्गत। देखिए संविधान का अनुच्छेद जो 109 का 1 है के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाता है, जिसे राज्यसभा मात्र अधिकतम
14 दिनों तक ही रुक सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री। इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। देखिए, संविधान के अनुच्छेद जो है 108 के अनुसार दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी विधेयक पर विचार विमर्श और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। तो इस तरीके से संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो करते हैं उस समय लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा या फिर राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो जो लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष की नियुक्ति होती है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, संसद की जो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें क्या होते हैं, 15 जो है लोकसभा के और 7 जो है वो राज्यसभा के होते हैं। 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नियुक्ति करता है। यह केंद्र सरकार के विभागों एवं मंत्रालयों के लेखों की जांच कर उन्हें संसद के प्रति उत्तरदायी बनाती है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? ए है अनुच्छेद 127, बी है अनुच्छेद 122, 126 या फिर 139। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 122। देखिए, 22 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाने का प्रावधान किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 122। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ए है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी है प्रधानमंत्री, सी है राष्ट्रपति, डी है वित्त मंत्री। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति ही करता। देखिए, केंद्र में किसी भी पदाधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, ये समझ लीजिए आप लोग। देखिए, अनुच्छेद जो है 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में क्या हो, असमर्थ हो। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा द्वारा अनुमोदन किए जाने पर, लोकसभा की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के और राज्यों के उन उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श के पश्चात जिनमें राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझा की जाती है, परंतु मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की स्थिति में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श आवश्यक है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है? ए है अनुच्छेद 131, बी है 132, अनुच्छेद सी है और सी है अनुच्छेद 134(a) को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, और डी है अनुच्छेद 134(a) को मिलाकर के अनुच्छेद 33 को पढ़ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद जो 132 है इसमें कुछ मामलों में उच्च न्यायालय में अपीलों से उच्चतम न्यायालय में अपीली अधिकारिता का वर्णन करता है, जबकि अनुच्छेद 133 जो है केवल सिविल विषयों से संबंधित है, और 134(a) जो है उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र का उल्लेख करता है। इस प्रकार संवैधानिक विवाद में अनुच्छेद 34(a) को अनुच्छेद 32 के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्रीय अधिकार का सृजन होता है। अगला है, भारत में जो संविधान की मूल संरचना अर्थात बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है संविधान, न्यायिक व्याख्या, न्यायविदों के मत और संसदीय कानून। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। न्यायिक
व्याख्या। देखिए, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के वाद में संविधान की मूल संरचना, बुनियादी ढांचा के सिद्धांत की व्याख्या की गई है, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स के विवाद में किया गया है। नेक्स्ट, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। भारत में जो न्यायिक सक्रियता है वो किससे संबंधित है? प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, जनहित याचिका से, न्यायिक पुनर्विलोकन से, या फिर न्यायिक स्वतंत्रता से। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनहित याचिका। देखिए, भारत में जो न्यायिक सक्रियता यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म, जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लेजिटेशन PIL से संबंधित होता है। ये है किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, उत्तर प्रदेश में 403 सीटें विधानसभा के पास है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। न्यूनतम या फिर अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। देखिए, ए है 40 तथा 400, बी है 50 तथा 450, सी है 50 तथा 500 और डी है 60 तथा 500। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 60 और अधिकतम कितना हो सकता है? 500 निर्धारित किया गया। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 तथा अधिकतम संख्या कितना हो सकती है? 500। अपवाद स्वरूप गोवा में 40 है, सिक्किम में, जैसे गोवा में कितना है? 40 है, सिक्किम में 30 है, कहीं 32 है, नहीं सिक्किम में 32 है, मिजोरम में 40 है, अरुणाचल में 40 है। ये अपवाद है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? मुख्यमंत्री संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? यह है, वह साधारण राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। बिल्कुल नहीं। यही है। बी है, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है। वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ये भी सही है, ये भी सही है। उनका पद पर बना रहना बहुत से कारणों पर निर्भर करता है। देखिए, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? ये है, किसी राज्य का विधानमंडल, बी है संसद, सी है राष्ट्रपति और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी राज्य का विधानमंडल। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 267 का 2 के अंतर्गत यह स्पष्ट है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अग्रदाय के स्वरूप आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा, जो राज्य की आकस्मिक निधि के नाम से होगा। नेक्स्ट है, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? ए है 1 माह से अधिक तक नहीं, सी है 2 माह से अधिक तक नहीं, सी है 3 माह से अधिक तक नहीं और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 माह से अधिक तक नहीं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 197 है, 197 के तहत धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बाधन का प्रावधान है। नेक्स्ट है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट यानी कि याचिका को कहा जाता है क्या? हैबियस कार्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन या फिर को वारंटो। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैंडमस। ऑप्शन
बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मैंडमस यानी कि परमादेश का आशय है कि हम आदेश देते हैं। इस प्रकार इस याचिका द्वारा कार्यपालिका के से उस कार्य को करने के लिए कहा जाता है जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए। नेक्स्ट है केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करता है? अनुच्छेद 4 तथा 5, अनुच्छेद 56 तथा 57, अनुच्छेद 141 तथा 142, अनुच्छेद 245 तथा 246। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 245 तथा 246। ये क्या करता है? केंद्र शक्तियों का बंटवारा करता है। केंद्र शक्तियों, देखिए अनुच्छेद 4 पहली तथा चौथी अनुसूची से संशोधन, अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, अनुच्छेद 56 से 57 क्रमशः राष्ट्रपति की पदावधि और पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता किया गया है। और अनुच्छेद 141 से लेकर के 142 जो है वह उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के बारे में वर्णन से संबंधित है ये। लेकिन अनुच्छेद 245 से लेकर 246 तक जो है 245 क्या है? संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जाने वाली विधियों के विस्तार की राज्य क्षेत्रीय सीमा को निश्चित करता है। और अनुच्छेद 246 क्या है? 7वीं अनुसूची की सूची 1 यानी कि संघ सूची में शामिल किसी भी विषय पर केंद्र को तथा सूची 2 यानी कि राज्य सूची में शामिल विषयों पर राज्यों को कानून निर्माण की अनुमति प्रदान करता है। वही अनुच्छेद सूची जो 3 है समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट है वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं क्या कहलाता है? संघ सूची बिल्कुल नहीं, राज्य सूची बिल्कुल नहीं, समवर्ती सूची जी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके पहले भी बताया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र तथा राज्य विधायी शक्ति संबंध दिए गए हैं? केंद्र राज्य विधायी शक्ति यानी कानून बनाने की शक्ति जो है केंद्र और राज्यों के संबंध में है। भाग 10 में, भाग 11 में, भाग 12 में, भाग 13 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 11 में बताया गया। देखिए भारतीय संविधान के भाग जो 11 के अंतर्गत अध्याय 1 में केंद्र राज्य विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 के माध्यम से निरूपित किए गए हैं। और साथ ही विभिन्न विधायी विषयों को संविधान की 7वीं अनुसूची की 3 सूची संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है सरकारीय आयोग की सिफारिशों का संबंध है। सरकारीय आयोग का सिफारिशों का क्या संबंध है? यह है राजस्व वितरण से, बी है राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों से, सी है संसद की सदस्यता से, और डी है केंद्र तथा राज्य के पारस्परिक संबंधों से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्र तथा राज्य के पारस्परिक संबंधों से। देखिए केंद्र तथा राज्य संबंधों पर विचार करने तथा उनको सुदृढ़ करने हेतु सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया। बी शिवरमन तथा एस.आर. सेन इसके अन्य 2 सदस्य थे। आयोग ने 2 नवंबर 1987 को अपनी रिपोर्ट दी। कब दी? 1987 को क्या दी? अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अगला प्रश्न है सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है। ये रिपीट प्रश्न है, इसमें बताया भी गया सरकारिया आयोग का जो संबंध है वो किससे है? केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंधों से। केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंधों से, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 के अनुसार राष्ट्रीय पात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? यह है संवैधानिक मशीनरी की विफलता, बी है आक्रमण, सी है आंतरिक अशांति, और डी है युद्ध, वाह एवं सशस्त्र विद्रोह। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, युद्ध। अगर युद्ध की आशंका हो, बाहर के आक्रमण से संबंधित आशंका हो या फिर सशस्त्र विद्रोह, इस स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। देखिए राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 के तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल, और 356 जो है के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन, और जो 360 है
ये इसके तहत क्या है, आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 370, बिल्कुल नहीं, 368, 356, 352। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद के द्वारा। देखिए, संविधान के जो आर्टिकल जो 172 है, इसका 1 के अनुसार आपातकाल उद्घोषणा प्रवर्तन की अवस्था में संसद जो है वो विधि द्वारा किसी राज्य विधानसभा की अवधि एक बार में कितना, 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। किंतु आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति न रह जाने पर किसी भी दशा में उसका विस्तार 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की घोषणा का आधार नहीं हो सकता? आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता। कौन? युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, आंतरिक अशांति अब खत्म कर दिया गया, इसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का यूज किया जाता है। देखिए, भारतीय संविधान के जो भाग 18 है के अंतर्गत अनुच्छेद जो है 352 के तहत यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि भारत या उसके राज्य क्षेत्र में के किसी भाग में युद्ध या वाह आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण गंभीर आपात की स्थिति विद्यमान है, तो वह आपात की घोषणा कर सकता है। देखिए, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। देखिए, आंतरिक अशांति इसके जगह पे क्या शब्द जोड़ दिया गया है? सशस्त्र विद्रोह। नेक्स्ट है, सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। ए है, राज्य की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए। बी है, केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए। सी है, केंद्रीय सरकार के वित्तीय समाधान निर्धारित करने के लिए। और डी है, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व के राज्यों के अंश निर्धारित करने के लिए। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, संविधान का अनुच्छेद जो 280 प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। इसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमनों के आवंटन के बारे में और राज्यों के बीच वितरण के जो तरीके हैं के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न है, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? किसकी सिफारिश पर होता है? वित्त मंत्रालय के, वित्त आयोग के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के या फिर नाबार्ड के। देखिए, नाबार्ड एक बैंक होता है, नाबार्ड। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त आयोग के। देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे में वित्त आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये केंद्र और राज्यों के बीच वित्त न्यायपूर्ण वितरण हेतु उपाय सुझाता है। कौन? वित्त आयोग। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था या फिर निकाय नहीं है? कौन नहीं है? वित्त आयोग, योजना आयोग, लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग। देखिए, योजना आयोग संवैधानिक नहीं होता, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। योजना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था है क्योंकि इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, वित्त आयोग 280, चुनाव आयोग 324 तथा अंतर्राष्ट्रीय परिषद 263, ये सब संस्थाएं निकाय हैं जो संविधान में उल्लेख है किसी न किसी अनुच्छेद में। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी। देखिए, योजना आयोग वर्तमान में समाप्त कर दिया गया, इसके जगह पे क्या बनाया गया है? नीति आयोग। तो इसके भी अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री ही होगा। देखिए, भारत में जो नियोजन और प्रभावशाली बनाने के लिए
केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि प्रधानमंत्री इनका पदेन अध्यक्ष होता है। और अब क्या है, योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को से नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग स्थापित किया गया और योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष थे या फिर हैं, कौन थे होते थे? प्रधानमंत्री होते थे। ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है। ए है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, ग्राम विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से, सी है विकास परियोजनाओं के निर्माण से, या फिर केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 370 है संबंधित है, किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर राज्य से, सिक्किम राज्य से, नागालैंड राज्य से, या मणिपुर राज्य से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर राज्य से। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। 6 अगस्त 1919 को 6 अगस्त 2019 को संसद की संस्तुति से राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश 2019 द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य की विशेष स्थिति को समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और कश्मीर पुनर्वास अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में पुनर्गठित किया गया है। एक कौन सा? केंद्र शासित प्रदेश दोनों हो चुके हैं। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? ए है भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, या भारत के राष्ट्रपति। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति। देखिए, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। संविधान के जो 315 अनुच्छेद हैं के अनुसार संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। नेक्स्ट, मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है। यह एक क्या है? मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार या वैधानिक अधिकार। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैधानिक अधिकार इसको बोल सकते हैं। देखिए, संविधान में निर्वाचन की विधि और निर्वाचन आयोग की शक्तियों और कृत्यों की केवल रूपरेखा है। निर्वाचन से संबंधित विस्तृत उपबंध राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एवं पारिसीमन अधिनियम 1972 में है। इसके अतिरिक्त बहुत से उपबंध विभिन्न निकायों, नियमों और अध्यादेशों में है जो पूर्वोक्त अधिनियमों के अधीन बनाए गए हैं या जारी किए गए हैं। देखिए, जो निर्वाचन में मत देने का अधिकार विधिक अथवा वैधानिक अधिकार है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर बी को माना है, जबकि अंतिम उत्तर पत्रक में आयोग ने इस पत्र का उत्तर बी और डी को मान लिया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है लोकसभा द्वारा। यह लोकसभा द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या फिर मुख्य न्यायाधीश द्वारा। इसको उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा। देखिए, बताएं कि किसी भी कोई भी पदाधिकारी हो जो केंद्र सरकार का हो तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324(2) के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाते? कौन सा चुनाव जो है वो निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किए जाते? ये है लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का या स्थानीय निकायों का। इसका उत्तर हो जाएगा स्थानीय निकायों का, ऑप्शन डी। देखिए, संसद जो है राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का चुनाव
संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित किया जाता है, जबकि अनुच्छेद 243 के जो 243 के है एवं 243 जेड ए के तहत क्रमशः पंचायतों एवं नगर पालिकाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। अगला है संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। ए है केवल लोकसभा में, बी है केवल राज्यसभा में, सी है केवल राज्य विधानसभाओं में और डी है संसद के किसी एक सदन में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संसद के किसी एक सदन में संशोधन की पहल की जा सकती है। देखिए भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को संसद के किसी भी एक सदन में आरंभ किया जा सकता है। इसका उल्लेख संविधान के 368 टू में किया गया है, किंतु संशोधन की प्रक्रिया के लिए दोनों सदनों के सदस्यों में बहुमत की आवश्यकता होती है। मतदान की दशा में प्रत्येक सदन में उपस्थिति सदस्यों की संख्या के 2/3 द्वारा संशोधन प्रस्ताव की स्वीकृति अनिवार्य होती है। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, यानी कि साउथ अफ्रीका के संविधान से यह प्रक्रिया लिया गया है कि संविधान का संशोधन वाला। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। संविधान का 52वां संशोधन जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? जो 52वें नंबर पर संशोधन किससे संबंधित? दल बदल से, आरक्षण से, निर्वाचन से या अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दल बदल कानून से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सिक्किम एक नया राज्य बना। सिक्किम एक नया राज्य बना कब? 30वें संशोधन द्वारा, 34वें संशोधन द्वारा, 35वें संशोधन या फिर 36वें संशोधन। इसका उत्तर हो जाएगा 36वें संशोधन द्वारा। कब हुआ था? 1975 में इसका हो गया था, ठीक है ना। और इसमें क्या है कि सिक्किम को भारतीय संघ से सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 36वें संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया था। उस समय जब ये राज्य बना तो किस नंबर का राज्य बना? तो 22वें नंबर का राज्य सिक्किम बना था। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न पंचायती राज व सामुदायिक विकास से संबंधित प्रश्न है। देखिए तो यहाँ पे ये है कि पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 4 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्षों में, 6 वर्ष में सरकार की इच्छा पे होती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायतों का चुनाव होता है। देखिए अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायतों की अवधि उनके प्रथम अधिवेशन के 5 वर्ष तक होती है तथा इस अवधि में से पूर्व नए चुनाव आवश्यक है। यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायत का समय पूर्व विघटन कर दिया जाता है तो विघटन के 6 माह के पूर्व नए चुनाव कराए जाने का आवश्यक है। अगला प्रश्न है मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45, 47 या फिर 50। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 43। देखिए भारतीय संविधान के तहत जो भाग 4 है में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो अनुच्छेद 43 है, इसके अंतर्गत कहा गया है कि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वहन, मजदूरी, जीवन स्तर, अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। अगला प्रश्न है ग्रामीण स्थानीय शासन पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या महात्मा गांधी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। देखिए ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन जवाहरलाल नेहरू के सुझाव या परिणाम था। महात्मा गांधी ने महसूस किया था कि गांव को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक एवं प्रशासकीय रूप से भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया था कि एक गांव के सभी मामले वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एवं
एक पंचायत द्वारा प्रशासित किए जाने चाहिए। उन्होंने ग्राम स्वराज की वकालत की थी। इसी विचारधारा को जवाहरलाल नेहरू ने जो 1949 में पंचायती राज नाम देकर के संस्थागत रूप की से संबंधित इस तरीके से शुरुआत किया था। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की अनुशंसा किसने की? पंचायती राज की अनुशंसा किसने की है? तो ये है भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन 1942, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट। देखिए बलवंत राय मेहता ने नवंबर 1957 को 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। इसके अनुसार 3 स्तरों पर पंचायत राज्य संस्थाओं का गठन होना था, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम स्तर पर। अगला है, जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख थे जीवराम मेहता, बलवंत राय मेहता, श्री मन्नारायण या फिर जगजीवन राम। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? यह है जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत या फिर नगर पंचायत। तो यहाँ पे देखिए कूट दिया गया है 1 और 2, 1, 2, 3, 1, 3 और 4 और सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3, यानी कि यह और यह। ये नगर पंचायत इसमें नहीं आता। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या फिर ग्राम पंचायत। नेक्स्ट, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। यह है राज्य चुनाव आयोग द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, मंडल के आयुक्त द्वारा, जनपद के जिलाधिकारी द्वारा। जिसको उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सरकार द्वारा। देखिए एक जो है क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र अनुच्छेद 243 ग के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। अनुच्छेद 243 ग 2 के अनुसार किसी पंचायत के सभी स्थान पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या उसको आवंटित स्थानों की संख्या के अनुपालन समस्त पंचायत क्षेत्र में यथासाध्य एक ही हो। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का गठन। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। ए है अनुच्छेद 243H के अनुसार, बी है अनुच्छेद 243I के अनुसार और सी है अनुच्छेद 243J के अनुसार और डी है अनुच्छेद 243K के अनुसार। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243I के अनुसार। देखिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243I के अंतर्गत किया गया है। यह पंचायतों के वित्तीय स्थिति में पुनर्विलोकन के लिए गठित किया गया है। अगला प्रश्न है, देखिए ये अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है, ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? 338 को, 337 में, 338 में या फिर 339 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 338 को में। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग तथा अनुच्छेद 238 क के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 16। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। तो भाग 16 किससे संबंधित है? प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवा से, वित्त आयोग से या फिर कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी,
कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। देखिए भारतीय संविधान का जो 16वां है वो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकरण का संबंध जो है भाग 14 क से है, जो बाद में जोड़ा गया था, और अखिल भारतीय सेवाओं का संबंध जो है 14 से है के तहत, तथा वित्त आयोग का संबंध जो है वो 12 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ये है 331, 221, 121 और 139। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए जो ये तो पहले व्यवस्थाएं थी हैं, लेकिन 2019 के द्वारा इस अनुच्छेद जो 334 है, 334 में संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए नामांकित सीटों की व्यवस्था को पूर्व निर्धारित तिथि से आगे न बढ़ाने का प्रावधान कर लिया गया कि अब इस तरीके से प्रावधान नहीं होगा कि 2 लोग एंग्लो इंडियन से आएंगे, ये अब नहीं किया जाता है, इसको समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? 97वां संशोधन 1987, 98वां संशोधन 1987, 59वां संशोधन 1988 या फिर 60वां संशोधन 1988। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 98वां संशोधन 1987। तो देखिए क्या है कि भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को 98वां संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है। इस अधिनियम द्वारा संविधान के भाग जो 22 हैं में संक्षिप्त नाम प्रारंभ में बाद हिंदी में प्राधिकृत पाठ को जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 394 क को शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? ये है अनुच्छेद 326, बी है अनुच्छेद 325, 324, 323। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 326। देखिए भारतीय संविधान के भाग जो 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 326 के तहत लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर किए जाने का प्रावधान किया गया। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि आयु, यानी कि भारत में क्या है कि 18 वर्ष से कम आयु के लोग नहीं वोट दे सकते। 18 वर्ष को या फिर 18 वर्ष से अधिक वाले सरकार चुन सकते हैं, वोट दे सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए एक तरफ संस्था दिया गया है, दूसरी तरफ स्थापना का वर्ष दिया गया। देख केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ठीक है, और सबके सामने उसकी संस्थाओं का वो किया गया है। देखिए इसमें कहा गया कि सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए सी और डी, देखिए सी और डी है भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1925 नहीं है, प्रवर्तन निदेशालय 2000 नहीं है, बाकी ये सही है, ये भी सही है। देखिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना जो होती है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 में, ठीक है, सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है 1964 में, ये भी सही है। और देखिए जबकि भ्रष्टाचार विरोधक कानून जो है ये 1985 में ना होकर के 1988 में हुआ है। और प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना जो है 2000 में नहीं बल्कि 1956 में हुई थी, इसलिए ये दोनों सुमेलित नहीं है। अगला है एशियाई विकास बैंक, एशियाई, इसको IDBI बोला जाता है। IDBI बैंक का इंडिया रेजिडेंट मिशन कहाँ अवस्थित है? मुंबई में, नई दिल्ली में, कोलकाता में, बेंगलुरु में। इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन है? PN पुलिया। ये सब उस समय का तत्काल के प्रश्न है, ये करंट अफेयर से संबंधित है, इससे प्रश्न आने की संभावना नहीं रहती है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2018 में भारत के किस राज्य ने अपने राज्य ध्वज का अनावरण किया? यह है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। देखिए 8 मार्च
2018 को कर्नाटक ने अपने राज्य ध्वज का अनावरण किया। यह राज्य ध्वज नाडा ध्वजा पीले, सफ़ेद तथा लाल रंग की 3 धारियों में विभाजित है, जिसके मध्य में राज्य चिन्ह मुद्रित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है? द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार। ठीक है, तो ये कन्फर्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो काम का अधिकार है और शिक्षा का अधिकार है, ये दोनों को दोनों द्वितीय पीढ़ी के अधिकार माने जाते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार ये द्वितीय पीढ़ी का अधिकार ना होकर के हैं। ये देखिए जो संयुक्त राष्ट्र जो संघ की मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा जो 1948 हुआ था, उसके अनुसार जो 1 से लेकर के 21 तक में उल्लिखित जो अधिकार को प्रथम पीढ़ी के मानवाधिकार समझा जाता है, जबकि जो 22 से लेकर के 27 तक जो उल्लिखित है उनको द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकार माना जाता है। अनुच्छेद 23 में जो काम का अधिकार एवं अनुच्छेद 26 में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार कहा गया है। अतः प्रश्न के अनुसार जो है काम का अधिकार व शिक्षा का अधिकार दोनों द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकार माने जाते हैं, बाकी ये प्रथम पीढ़ी का अधिकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधानेतर अधिकार का अर्थ है। संविधानेतर अधिकार का अर्थ है कि वह शक्ति जो संविधान की सीमा का अतिक्रमण कर देती है। नो, वह व्यक्ति जिसे संविधान के अंतर्गत असाधारण शक्ति प्राप्त हो। नो, वह शक्ति जो संविधान सम्मत है। नो, वह शक्ति जो संविधान सम्मत है, ये सही हो जाएगा। देखिए वह अधिकार जिसमें आपातकाल की घोषणा, ये बिल्कुल नहीं बोलेगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए वे अधिकार जिनका संविधान के प्रावधानों के वर्णन नहीं है, संविधान में प्रावधानों में वर्णन नहीं है तथा अन्य रूप में वर्णित होते हैं, संविधानेतर अधिकार कहलाते हैं। जैसे योजना आयोग का संविधान में कोई वर्णन नहीं मिलता, अपितु मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा इसे बनाया जाता है, फिर भी एक केंद्र तथा राज्यों के मध्य अनुदानों के वितरण एवं नेताओं को निर्माण करता है। इसके स्थान पर क्या कर दिया? नीति आयोग का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है 10 दिसंबर मनाया जाता है। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस के रूप में, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में, UN दिवस के रूप में या मजदूर दिवस के रूप में? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानवाधिकार दिवस के रूप में। देखिए 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, चीन की संसद जानी जाती है। चीन की संसद जानी जाती है नेशनल असेंबली, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, द नेशनल पार्लियामेंट ऑफ चीन गलत है, द हाउस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑफ चीन ये भी गलत हो जाएगा, और असेंबली ये भी गलत हो जाएगा। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इस सेट का लास्ट प्रश्न है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श है ऑल इंडिया रेडियो का, दूरदर्शन का, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। गलत हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑल इंडिया रेडियो का। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो आदर्श है वाक्य जो है वो ऑल इंडिया रेडियो का है। ठीक है, तो देखिए जो उत्तर प्रदेश द्वारा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित ARO से संबंधित जितने भी भारतीय जो राज्य व्यवस्था से संबंधित, संविधान से संबंधित, लोक नीति से संबंधित प्रश्न बनते हैं वो इस सेट से से संबंधित ही है। और इसमें जितने भी प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व किए हैं उसमें से लगभग 75% प्रश्न ARO जो 2024 में 11 फरवरी को होने वाला, उसमें से लगभग 75% प्रश्न फंसने की संभावना है। तो इस प्रश्नों को आप लोग जितना बार हो सके उतने बार आप लोग देख लीजिएगा। तो अगली बार हम लोग अगले सेट को लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही।